हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी इज टू द पॉइंट। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख पा रहे हो, आज हमारा टॉपिक है 10 एमसीक्यू चैलेंज फॉर ऑल आईएएस एस्पिरेंट्स। दरअसल ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो होंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पर बेस्ड, और जो कि कल यानी सोमवार को द हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे। उन्हीं में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करके मैंने 10 एमसीक्यू निकाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, क्षणिक चंद्र घटना यानी कि ट्रांजिएंट लूनर फेनोमेना TLPs। तो विथ रेफरेंस टू TLP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, दीज आर अनयूजुअल फ्लैशेस और लुमिनियस इवेंट्स अकरिंग ऑन द लूनर सरफेस दैट लास्ट फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स टू ए फ्यू आवर्स। हिंदी में ये चंद्रमा की सतह पर कुछ सेकंड से कुछ घंटों तक चलने वाली असामान्य चमक या प्रकाशीय घटनाएं होती हैं। फिर दूसरा है कि scientists believes that their main cause is the refraction of sunlight through the Earth's atmosphere। और हिंदी में वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका प्रमुख कारण क्या है, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी के वातावरण से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। और तीसरा जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वह है, दीज फेनोमेना आर मोस्टली ऑब्जर्व्ड नियर द एरिस्टार्कस एंड प्लेटो क्रेटर्स। यानी कि ये घटनाएं मुख्यतः एरिस्टार्कस और प्लेटो क्रेटर के पास अधिक देखी जाती हैं। तो चलिए, आप लोगों के पास कुछ सेकंड्स हैं, आप लोग जो है पॉज करके इसको पहले अटेम्प्ट करिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है वो है, ये चंद्रमा की सतह पर कुछ सेकंड से कुछ घंटों तक चलने वाली असामान्य चमक या प्रकाशीय घटनाएं होती हैं। यही दरअसल सही स्टेटमेंट है पहला। और दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक मानते हैं इनका प्रमुख कारण सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी के वातावरण से अपवर्तन है। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, ये घटनाएं पृथ्वी के वातावरण से अपवर्तन के कारण नहीं होती, बल्कि इनके कारण चंद्र सतह यानी कि जो मून सरफेस है कि गैसों का उत्सर्जन और उल्का पिंडों यानी कि जो मेटेओर्स हैं की टक्कर, या जो इलेक्ट्रिक इवेंट्स होते हैं, विद्युत घटनाएं होती हैं, वो इसके पीछे का कारण मानी जाती हैं। तो दो हमारा जो है गलत हो जाता है। तो इस तरह से अपने आप देख सकते हैं बी, सी और डी गलत हो जाएगा, लेकिन हम तीसरा ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा है, ये घटनाएं मुख्यतः एरिस्टार्कस और प्लेटो क्रेटर के पास अधिक देखी जाती है। तो तीसरा भी सही है, यह जो है सबसे अधिक यहीं पर देखी जाती है, देखी गई हैं। तो 1 और 3 सही होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रांजिएंट लूनर फेनोमेना यानी कि TLPs। यानी कि क्षणिक चंद्र घटनाओं की संभावित व्याख्या के रूप में निम्नलिखित में से कौन से कारण माने जाते हैं। पहला, चंद्रमा की सतह से गैसों जैसे रेडॉन और आर्गन का उत्सर्जन, उल्कापिंडों का प्रभाव यानी कि मेटेओर्स इम्पैक्ट, या विद्युत स्थिति घटना यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना। तो इसको देखते हैं ये क्या हो सकता है। देखो, पहला जो है कि गैसों जैसे रेडॉन आर्गन का उत्सर्जन, और ये जो है पहला स्टेटमेंट हमारा यही सही हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा जो है सही हो जाता है, ये आज के न्यूज़पेपर में आया था। दूसरा क्या है, उल्का पिंडों का प्रभाव और मेटेओर इम्पैक्ट, ये भी जो है सही होता है। और तीसरा तीसरा भी जो है सही होता है हमारा। इसके पीछे तीनों कारण माने जाते हैं। इस तरह से जो है ऑप्शन डी सही होता है। अब आइए हमारे तीसरे सवाल पर, वह है कार्बन सिंक के ऊपर। यानी कि कार्बन सिंक के संदर्भ में सही कथन चुनिए। विच रेफरेंस टू अ कार्बन सिंक चूज द करेक्ट आंसर। पहला, यह कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम तंत्र है, यानी कि इट इज एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स और एंड स्टोर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि यह प्राकृतिक या कृत्रिम तंत्र है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर संग्रहित करती है। तो देखो, इसका जो पहला आंसर है वही अपने आप में काफ़ी कन्विंसिंग है, और यही सही भी होगा, क्योंकि कार्बन सिंक का वही मतलब है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, और यह इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात है इसीलिए। तो इस तरह से हमारा जो है पहला आंसर ही सही हो जाता है, पहला ऑप्शन ही। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जंगल भी कार्बन सिंक का हिस्सा है, वह भी कार्बन सिंक करती है, और यह वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ाने का कार्य तो नहीं करता है।
या जो है मात्रा घटाने का कार्य करता है, तो बी और सी गलत हो गया। या कार्बन उत्सर्जन इमिशन का दूसरा नाम बिल्कुल नहीं है, या तो उसको उत्सर्जन और घटाता है। तो इस तरह से बी सी डी गलत हो जाता है और ए हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर नेचुरल कार्बन सिंक। सिंपल है, ओशन करती है बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट करती है बहुत ज़्यादा, सॉइल करती है बहुत ज़्यादा, वोल्केनो तो कभी नहीं करेगी। ये उल्टा जो है कार्बन एक तरह से इमिशन करती है, ज़्यादातर मात्रा में सल्फर ज़्यादा इमिशन करती है। तो चार चार जहाँ पर आ गया वो हम गलत कर देंगे, 1 2 3 जहाँ एक साथ है वो हमारा जो है सही हो जाएगा। अब हमारे सामने है हमारा 5वां सवाल। आदित्य L1 मिशन जो है किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विच रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन। दूसरा, द मिशन इज लोकेटेड एट लैग्रेंज पॉइंट L2। तीसरा, द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड VELC स्टडीज कोरोनल मास इजेक्शन CME इमिटेड फ्रॉम द सन। हिंदी में आप देख सकते हो, सिंपल सिंपल है वैसे भी। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला जो इसका स्टेटमेंट है कि यह भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है, यह सही है। हम सभी जानते हैं 2023 में जो है इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, जस्ट चंद्रयान के कुछ ही दिनों के बाद। तो ये जो है पहला हमारा सौर मिशन है, स्टेटमेंट 1 सही होता है। दूसरा, दिस मिशन इज लोकेटेड एट लैग्रेंज पॉइंट 2, नहीं, ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पे नहीं बल्कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पे लोकेटेड है। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाता है, इसलिए जो है क्या होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन ये हमारा सही होता है। और वैसे भी तीसरा देख ही लेते हैं। इसमें जो VLC नामक उपकरण जो लगा हुआ है वो सूर्य से निकलने वाला जो कोरोनल मास इजेक्शन है, जिसको शॉर्ट में CME कहते हैं, उसका यह अध्ययन करता है, स्टडी करता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। छठा हमारा सवाल किस पे है, खुद VELC पे ही है, तो ये और ज़्यादा इसको क्लियर कर देगा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द VELC इंस्ट्रूमेंट। VELC उपकरण का मुख्य कार्य क्या है। देखते हैं इसमें से ऑप्शन जो है आप खुद इसको पढ़िए थोड़ी देर के लिए और इसको अटेम्प्ट करिए। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो है क्या है, पहला ऑप्शन, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन की मात्रा मापना, बिल्कुल नहीं है। तो जो है VELC लोग अपने आप रिलेटेड है हमारे आदित्य L1 मिशन के साथ, तो ये ऑप्शन पहला हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन हमारा सही। तो इसके बाद है दूसरा, सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन, यानी कि टू कंडक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन CME फ्रॉम द सन, अभी तुरंत हमने पढ़ा है जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो जो है नंबर 20 के लिए सही हो जाता है। अब आते हैं अपने 7वें सवाल पर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैग्रेंज पॉइंट L1, कि लैग्रेंज बिंदु L1 का महत्व आखिर है क्या। पहला ऑप्शन, इट इज a location from the continuous observation of the sun is possible because the sun never sets there। दूसरा है, it is point located farthest from the sun on the opposite side of the earth। तीसरा है, ऑप्शन सी है, from this point only the earth can be observed। चौथा है, यानी डी नंबर ऑप्शन है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ अ लोकेशन फ्रॉम वेयर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन इज पॉसिबल बिकॉज द सन नेवर सेट्स देयर। जब सूर्य हमेशा नहीं डूबेगा तभी उसका अध्ययन जो है ठीक से हो पाएगा। और हम सभी जानते हैं L1 मिशन जो है इसी के लिए, सूर्य के लिए लॉन्च किया गया है। तो जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। सबसे आसान ऑप्शन जिसको हम लोग काट सकते थे वह है, फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली द अर्थ कैन बी ऑब्जर्व्ड। ये ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये जो है आदित्य L1 मिशन सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया है। ऑप्शन बी देखो, इट इज़ द पॉइंट लोकेटेड फारदेस्ट फ्रॉम द सन, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, यह जो है फारदेस्ट नहीं है बल्कि जितना हो सके उतना क्लोजेस्ट है। फिर ऑप्शन डी, इट इज़ द ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट बिटवीन मून एंड अर्थ, नहीं ये भी नहीं है, सिर्फ मून और अर्थ, यहाँ पर इसका केस नहीं आ सकता। तो ये जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए हमारा एकमात्र बचता है, यह सही होगा। दरअसल L1 बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर उपग्रह जो है सूर्य, सैटेलाइट जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों के साथ स्थिर स्थिति में रह सकता है, क्योंकि L1 वह स्थान है जहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स जो होता है वो एकदम बैलेंस होता है।
नंबर 8, कोरोनल मास इजेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमई। देखते हैं इसे। आप पहले इसको जो है ठीक से अटेम्प्ट करो। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। VELC उपकरण ने इसे पहली बार रेडियो तरंगदैर्घ्य रेडियो वेवलेंथ में देखा था। द VELC इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेडियो वेवलेंथ। इसको जो है थोड़ा डिटेल में समझो क्या है। CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन जो है यह सूर्य की बाहरी परत जो आउटर लेयर है सूर्य का, सन का, उससे प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी का जो विस्फोट होता है, ये उसी को बोलते हैं CME। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करता है और अफेक्टेड करता है, और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स यानी जो जियो मैग्नेटिक तूफान है वो पैदा कर सकता है। इसकी गति सैकड़ों से हजारों किलोमीटर पर सेकंड तक होती है, यह इतना जो है ताकतवर भी होता है। लेकिन जो VELC है ने इसे विजिबल वेवलेंथ में देखा है, रेडियो वेवलेंथ में नहीं, इसलिए जो कथन 3 है वो गलत हो जाता है। यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा, VELC उपकरण से पहली बार रेडियो तरंगदैर्घ्य यानी कि रेडियो वेवलेंथ में देखा था, यह ऑप्शन नहीं होगा। और सवाल भी वही पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। और इसका हमने व्याख्या भी देख लिया क्यों सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल 9 पर। 9वां सवाल सबसे ज़्यादा आसान है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 COP30 कहाँ आयोजित होने वाला है? सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आज भी आया था। यह जो है बेलेम, ब्राज़ील एक शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर यह आयोजित होने वाला है। 10वां और आखिरी सवाल आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं आदित्य L1 मिशन से जुड़ी हुई हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एसोसिएटेड विद आदित्य L1 मिशन? आप इसको पहले अटेम्प्ट करो। देखो, आदित्य L1 मिशन से सिंपल सी बात है, नासा तो नहीं जुड़ेगा। यह नासा जो है बाद के कुछ रिसर्च से जो आज प्रकाशित हुआ है, आज जो है आया था न्यूज़पेपर में, उससे कुछ चर्चा आई थी उस पर नासा के बारे में। लेकिन ये नासा जो एसोसिएटेड आदित्य L1 मिशन के साथ पूरी तरह से नहीं है। दरअसल इसरो ने इसको लॉन्च किया है तो वो पूरी तरह से एसोसिएटेड हो गया। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA जो है इससे एसोसिएटेड है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। इस तरह से हमारा 10वां सवाल भी खत्म होता है। तो इस तरह से हमने MCQ फॉर्मेट में 10 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कल आए न्यूज़पेपर में, हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।